बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे सोमवार को क्या आपको बाजार के लिए करनी है तैयारी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा देते हैं। देवांशी से जानेंगे आज के बाजार का हाल और औरबिंदो फार्मा को रिस्ट्रक्चरिंग से कितना फायदा होगा। चेतन बताएंगे हमें शुगर कंपनियों के लिए क्या है नेगेटिव खबर। आशीष से हम जानेंगे क्या है क्रिस वुड का देसी पोर्टफोलियो। कुशल हमें बताएंगे क्या है वेदांता का एक एक्सपेंशन प्लान। और मानसी से जानेंगे अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के कारोबार पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, साथ ही बाजार में 4 दिन की गिरावट पर भी लग गया ब्रेक। दिन भर बेहद सीमित दायरे में कारोबार के साथ निफ्टी 40 अंक चढ़कर 15,725 के करीब जाकर बंद हुआ। तो निफ्टी बैंक 125 अंक चढ़कर 34,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में करीब 250 अंकों की बढ़त रही और ये 52,500 के पास जाकर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर हम डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 983 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 930 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज के बाजार में क्या आज खास रहा और साथ ही जो एक 5 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा उसकी खासियत क्या थी। इस हफ्ते चारों दिन कमजोर बंद होने के बाद भारतीय बाजारों ने हफ्ते के आखिरी दिन सुस्ती छोड़कर थोड़ी चुस्ती, थोड़ी मजबूती, थोड़ी ताकत दिखाने की कोशिश की। आज भी पूरे दिन भर सीमित दायरे में छोटी सी रेंज में कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन अंत भला तो सब भला। 4 दिनों की कमजोरी के बाद बाजार आखिरी 1.5-2 घंटे में थोड़ी रिकवरी दिखाने के मूड में आए और रिकवरी दिखाकर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। अच्छी बात यह थी कि निफ्टी 15,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 34,800 को होल्ड करने में कामयाब रहा। तो हफ्ता बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन आखिरी दिन थोड़ी ताकत दिखी, थोड़ी मजबूती दिखी। अच्छा, ये मजबूती इंडेक्स से मत देखिए, इंडेक्स के बाहर जो एक्शन था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में, हो पूछिए मत। आधे से 1% तक की तेजी ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखी। यानी कि आज बड़े दिनों बाद वो फिर से जोश नजर आया जो पहले हुआ करता था छोटे मझोले शेयरों को लेकर के, अरे ये तो चलेंगे, ये तो भागेंगे। तो ये बड़ा जोश आपको देखने को मिला मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखी और इस लिहाज से अगले हफ्ते के लिए उम्मीद की किरण जगी कि बाजार वापस रिकवरी कर सकते हैं। इस रिकवरी में ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट था ही। अमेरिकी बाजार कल भी मजबूत थे। डाउ फ्यूचर्स भले ही सुस्त रहे हों, लेकिन बाकी बाजारों में चीन, हांगकांग को अपनी दिक्कतों की वजह से छोड़ दे जो थोड़े खराब थे, बाकी ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे। हमारे यहाँ अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आकर बाजार रिकवर करते हुए दिखे, वहाँ से भी संकेत ठीक आते हुए दिखे। थोड़ी बहुत एफआईज की बिकवाली की वजह से मूड ऊपरी स्तरों पर बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा संभलना मुश्किल होता है। अदरवाइज बाजार में कहीं कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं। और आखिरी दिन आज अच्छी मजबूती के साथ ब्रॉडर मार्केट भी बंद हुए। तो कह सकते हैं 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक भी लगा है और बाजारों में एक अच्छा ओवरऑल रिबाउंड भी देखने को मिला है। अहम सपोर्ट लेवल से जो बंद हुए, अगले हफ्ते के लिए भी संकेत अच्छे देकर बाजार आज बंद होते नजर आए। तो 4 दिन की कमजोरी के बाद 5वें दिन बाजार की गिरावट पर लगा ब्रेक। अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको तैयारी, समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को भी समझ लेते हैं। देवांशी आशर का रुख कर लेते हैं। देवांशी, जरा बताएं आज खबरों के दम पर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा हलचल देखी गई। पूरे दिन के उतार चढ़ाव के बाद आज फाइनली पॉजिटिव क्लोजिंग बाजार में देखने मिली थी। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल रही थी, लेकिन फाइनली आज हमने हरे निशान में क्लोजिंग देखी है। हालांकि आप देखिए निफ्टी में भी हमने देखा केवल 40 अंकों की मजबूती थी। निफ्टी में भी आज करीब 125 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी, लेकिन 34,800 के पार आज निफ्टी बैंक क्लोज होते हुए दिखे। ओवरऑल आज बाजार को जो सहारा मिलता हुआ दिखा वो फाइनेंशियल्स, लेकिन फार्मा से सबसे ज्यादा मिलता हुआ दिखा। सारी अच्छी खबरें आज फार्मा स्टॉक्स के लिए आती हुई दिखी और ये बस करते हुए दिखे थे। फार्मा स्टॉक्स में सबसे पहले औरबिंदो फार्मा यहाँ पे टॉप गेनर बनता हुआ दिखा,
क्योंकि जो अच्छी खबर कंपनी के लिए आती हुई दिखी रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, इसके चलते सहारा मिलता हुआ दिखा। इसके साथ ही जेबी केमिकल्स, IOL, ग्रैन्यूल्स जो नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी के चलते अच्छी खबर थी, इसके चलते ये सारे स्टॉक्स मूव करते हुए दिखे थे। टोरेंट फार्मा है, स्पार्क है, ये सारे स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन था। इसके साथ ही PLI स्कीम के तहत हमने देखा कि जो मोबाइल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं इसमें अच्छी तेजी आती हुई दिखी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, रूट मोबाइल, तानला सॉल्यूशंस, ऑन मोबाइल ग्लोबल, इन सब में आज 5% से ज़्यादा के गेन्स आते हुए दिखे। वायदा बाजार में हमने देखा फाइनेंशियल्स, केमिकल स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखे। टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, मनप्पुरम फाइनेंस, ट्रेंट आज के टॉप गेनर्स रहे। लेकिन वहीं अगर हमने देखा जो गिरावट आती हुई दिखी मेटल स्टॉक से सबसे ज़्यादा थी, आज वो सबसे ज़्यादा सुस्त थे। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील टॉप लूजर्स रहे। इसके साथ ही वायदा बाजार में भी बहुत सारे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ कामकाज हुआ। बंधन बैंक, वोडाफोन आइडिया, अदानी एंटरप्राइज, मेरिको, ये सारे स्टॉक्स में आज शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। लेकिन वहीं इस बीच में भी जो आपकी सुपर हिट कमाई होती हुई दिखी, बहुत सारे स्टॉक्स में आज सुबह ही आपको ऑरबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय बाजार खुलने से पहले मिलती हुई दिखी, वहाँ पे आपकी अच्छी कमाई होती हुई दिखी। स्पार्क में आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। विनती ऑर्गेनिक्स आपको जय ने रेकमेंड किया था। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा केमिकल्स में भी आपको आज खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिखी। तो बेसिकली आप देखिए आज बाजार में सुस्त कारोबार जरूर बनता हुआ दिखा, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। लेकिन इसके साथ ही जो कैश मार्केट के स्टॉक्स थे वहां पे जमकर एक्शन होता हुआ दिखा और खरीदारी बनती हुई दिखी थी। संदीप जी, आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, हर शुक्रवार की तरह ये शुक्रवार भी बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ और हफ्ते का एक अच्छा अंत हमने देखा है। अब क्या एक्सपेक्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप, और सोमवार के लिए इंट्राडे पिक कौन सी आप बताएंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहाँ? बिल्कुल, देखिए बहुत एक्शन भरा वीक होने वाला है। पूरा जुलाई महीना असली अनलॉक तो IPO मार्केट में आया। बहुत जबरदस्त IPOs पूरे महीने में है लाइंड अप। और मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप में जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जिन सेक्टर के IPOs आ रहे हैं तो वहां पे पूरा रिवैल्यूएशन और ये सब देखने को मिलेगा, री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो मैं उसी तर्ज पे जो अनिल जी ने कहा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, 4 दिन एक्चुअली में बोरिंग थे और आज भी वैसे बोरिंग लग रहा था। बट जो इंडाइसेस है उसके अलावा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखें तो वहां पे पूरा एक्शन था। FNO में जरूर से पैसे नहीं बने होंगे बट ओवरऑल पैसा छोटे स्टॉक्स में काफी दिनों से बन ही रहा है। और मैं तो कहूंगा कि आगे भी जो मेरा फेवरेट सेक्टर है स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, वहीं पे ही एक्शन देखने को मिलेगा। सो आज मैं जो FNO स्टॉक लाया हूं वो है ग्लेनमार्क फार्मा। इनके ग्रुप कंपनी का भी IPO आने वाला है, तो ग्लेनमार्क फार्मा पे ध्यान दीजिए। और फार्मा स्टॉक्स आज ऑलरेडी काफी सुर्खियों में थे और जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। NPPA का एक फेवरेबल जो न्यूज था उसको लेकर भी पूरा एक्शन बना हुआ इस सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि 680 के टारगेट के लिए 680, 85 का टारगेट और 655 का स्टॉप लॉस लगाए इंट्राडे FNO पिक के तौर पे ग्लेनमार्क फार्मा। फिर जो इंट्राडे कैश मार्केट पिक है वो मैं नीलकमल लिमिटेड, जो कि मैंने निचले लेवल्स में भी रेकमेंड किया हुआ है और टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो 2272 पे ये बंद हुआ था, 2370 का टारगेट लगाएं और 2410 का दूसरा टारगेट और 2230 का स्टॉप लॉस। और जो पोजिशनल पिक के तौर पे स्टॉक लाया हूं वो है सिगरेट स्टॉक है VST इंडस्ट्रीज, एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, टेक्निकली भी बहुत बढ़िया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 3617 के लगभग बंद हुआ है। 3890, 3950 ये 2 टारगेट्स है और 3510 का स्टॉप लॉस लगाए। तो पोजिशनल पिक के तौर पे VST इंडस्ट्रीज। तो संदीप जी की 3 कॉल्स आपको बताएं। इंट्राडे FNO में ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की सलाह, नीलकमल इंट्राडे कैश स्टॉक के तौर पर उन्होंने सजेस्ट किया है और पोजिशनल व्यू VST इंडस्ट्रीज में रखने की सलाह। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। शुगर कंपनियों के लिए खास तौर पर एक नेगेटिव खबर है, पूरी एक्सक्लूसिव खबर समझते हैं। हमारे सहयोगी चेतन भूटानी है हमारे साथ। बताइए चेतन, शुगर कंपनियों के लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आ रही है खबर? जी बिल्कुल, भारत सरकार अब दोबारा FRP बढ़ाने की तादाद में है। हमारे जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम बता रहे हैं जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग है, जिस प्राइस पे शुगर मिल्स गन्ना खरीदती हैं गन्ना किसानों से, वो दोबारा 8 से 12 रुपए लगभग बढ़ाने की रिकमेंडेशन CACP द्वारा आई गई है। CACP है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस, जो सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के रेट्स फिक्स करती है। उसके बाद इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस होती है। अभी आज की डेट में भी यही हो रहा है कि शुगर कप की FR की जो CACP है उसके रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री ऑफ फूड में जा चुकी है। वो रिपोर्ट एनालाइज होगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, नीति आयोग, ये 4 से 5 मिनिस्ट्रियों का समूह मिलेगा
और उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाएगा, फाइनल प्रपोजल भी उसके बाद बनेगा कंसल्टेशंस के बाद। उसके बाद जब ये कैबिनेट में अप्रूवल होगा तब जाकर एफआरपी फॉर शुगर लागू किया जाएगा साल 2021 के लिए। इनफैक्ट मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि नया शुगर सीजन जब शुरू होता है उससे पहले एफआरपी नोटिफाई करना अच्छा रहता है। तो हम आने वाले 1.5 से 2 महीने में समझ सकते हैं कि क्योंकि अभी जो CACP की रिपोर्ट है वो सबमिट करी जा चुकी है मिनिस्ट्री में, उसके बाद आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने में लगभग एफआरपी और शुगर 8 से 12 रुपए की जो रिकमेंडेशन आई है उसी की लिमिट में किया जाएगा, उसी के रेंज में किया जा सकता है। और शुगर कंपनीज के लिए ये थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने मार्जिन को थोड़ा बदल कर आगे देना होता है, जिसकी वजह से उनको गन्ना जो है हर साल प्रति साल महंगा पड़ता है। तो ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में शुगर सेक्टर में काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती है। संदीप जी, शुगर स्पेस में आपकी एक क्विक राय और कोई रिकमेंडेशन? नहीं, बिल्कुल, मैं शुगर स्पेस में वैसे बहुत बुलिश और बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड भी किए हैं। ये न्यूज़ सर्टेनली एक बार शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगी, बट ओवरऑल जिस तरीके का डिमांड सिनेरियो है, जिस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, इथेनॉल की स्टोरी है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा वैसे बहुत घबराना है। करेक्शन एक छोटा मोटा वैसे भी आज के इंट्राडे में अच्छे चल रहे थे और वहाँ ये न्यूज़ आने के बाद थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आते हुए देखे, बट ओवरऑल फिर भी सब पॉजिटिव में है। तो कोठारी शुगर है, अवध शुगर है, दालमिया भारत शुगर है, बहुत सारे स्टॉक्स इस सेक्टर से रेकमेंड किए। EID पैरी मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है, मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान दे। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द शुगर स्टॉक्स। और बलरामपुर चीनी बायड सर्किट लगा हुआ है, फिर आपके बलरामपुर चीनी नहीं, सॉरी, श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी, धामपुर, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो वन नीड टू बी वेरी बुलिश और इन्वेस्टेड रहे। ये सब न्यूज़ आएंगी, थोड़ा नीचे आए तो खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना इस सेक्टर में। ओके, अब फार्मा सेक्टर से ऑरबिंदो फार्मा को लेकर खबर ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग से कितना फायदा होगा कंपनी को और अहम ट्रिगर्स क्या है ऑरबिंदो फार्मा के लिए, पूरी खबर समझते हैं। देवांशी आशर हमारे साथ है, बताइए देवांशी। ऑरबिंदो फार्मा के स्टॉक में आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। जो रीस्ट्रक्चरिंग की खबर आती हुई दिखी, उसी के चलते आज बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखे। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी ने अपना जो यूनिट 4 यानी कि जो इंजेक्टेबल यूनिट है उसको यूजिया फार्मा जो कंपनी की सब्सिडरी है उसमें ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी का कहना है कि ओवरऑल इनका जो इंजेक्टेबल कारोबार है उनको कंसोलिडेट करना था, एक छत के नीचे लाने की योजना थी जो फाइनली कंपनी ने अब मंजूरी दे दी है। और साथ ही उनका कहना है कि आने वाले समय में उनका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती हुई दिखेगी। साथ ही इनके जो वैल्यू अनलॉकिंग ऑप्शंस हैं वो आसानी से होते हुए दिखेंगे। बाजार का ये भी मानना है कि इसके चलते इनका जो इंजेक्टेबल कारोबार है इसमें एक बड़ी वैल्यू क्रिएशन होती हुई दिखेगी। साथ ही आने वाले समय में इसकी जो वैल्यूएशंस करना काफ़ी आसानी से होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखते हैं तो इंजेक्टेबल कारोबार का जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ऊँचे हैं। ऑरबिंदो फार्मा की जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी डिस्काउंट पर है, तो आने वाले समय में इसकी री रेटिंग इसके चलते भी हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए, अगर इनके इंजेक्टेबल कारोबार की बात करें तो FY21 में कंपनी का जो ग्लोबल इंजेक्टेबल कारोबार है वो करीब $500 मिलियन के आसपास का था। कंपनी की गाइडेंस है कि आने वाले 3 साल में कंपनी ये जो इंजेक्टेबल कारोबार है उससे करीब $700 मिलियन तक ले जा सकती है। ये उनकी गाइडेंस इंजेक्टेबल कारोबार के लिए है। इसके साथ ही अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो हमने देखा है कि जो ग्लोबल डील्स होती हुई दिखे थे इंजेक्टेबल कारोबार में वो करीब 17 to 25 टाइम्स EV EBITDA पर हुई है। ऑरबिंदो फार्मा हमेशा से हम देखते हैं कि एक डिस्काउंट पर ट्रेड होता हुआ दिखा है, लेकिन ये जो मूव होता हुआ दिखा है इससे एक मेजर री रेटिंग की संभावना की पॉसिबिलिटी होती हुई दिखी है। इसके साथ ही अगर आप ग्लैंड फार्मा के पी को देखते हैं, करीब 55 के पी पर फिलहाल ट्रेड करती हुई दिख रही है, ट्रेलिंग पी पर। और साथ ही अगर ऑरबिंदो की बात करें तो हम देख रहे हैं 18 के पी पर ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है जो कंपनी कैचअप करती हुई दिख सकती है और इसकी री रेटिंग की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा भी आप देखिए बहुत सारे कारण हैं ऑरबिंदो फार्मा में जहाँ पे वैल्यू दिखती है एनालिस्ट को। सबसे पहले तो इनका जो ओवरऑल जेनरिक वैक्सीनेशन का कारोबार है, यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन के प्लान्स करती हुई दिख रही है। PLI स्कीम से कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। और इसके साथ ही आप देखिए इन्होंने जो विनिवेश पिछले साल किया था एक कारोबार का, इसके चलते कंपनी के पास भरपूर कैश है, आने वाले समय में केपेक्स को फंड करती हुई दिखेगी और इसी के चलते आने वाले समय में इसकी री रेटिंग की संभावना है। ज़्यादातर एनालिस्ट इसमें 1200 तक के टारगेट्स देखते हैं और इसी के चलते आज अच्छी मूव इस स्टॉक में देखने मिली थी। संदीप जी, औरो फार्मा पर आपकी राय? बिल्कुल, मैं काफी बुलिश हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। सबसे बढ़िया बात है
एक कंसोलिडेटेड स्टॉक है, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, वैल्यूएशन सस्ते हैं, और आज अनिल जी ने तो पिक ऑफ द डे के तौर पे भी दिया, तो बहुत बढ़िया भी चला है, और पीएलआई का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी, बहुत बड़ा प्लेयर है। फिर ये जो न्यूज है ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंजेक्टेबल्स को लेकर, और ओवरऑल मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, और यहां से आराम से 1200 1250 के लेवल्स आने वाले 6 से 9 महीने में देखने को मिल सकता है। टोरो फार्मा में खरीदारी की सलाह संदीप जी की। आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते के कुछ अहम ट्रिगर्स जानते हैं जो बाजार पर डाल सकते हैं असर। मानसी हमारे साथ है। मानसी, बताएं अगले हफ्ते कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए 5 जुलाई यानी सोमवार के दिन यूएस के बाजार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहने वाले हैं। इस दिन इंडिया पेस्टिसाइड्स की लिस्टिंग भारतीय बाजार में होने जा रही है, तो आईपीओ लिस्टिंग का दिन है। अब एबी फैशंस का राइट इशू इस दिन खुलता हुआ दिखेगा 5 जुलाई को। फाइनल प्राइस जिसका 27 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील पर सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में अगली सुनवाई जो है वो सोमवार के दिन 5 तारीख को होने वाली है। 6 जुलाई के दिन कोफोर्ज पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। ई कॉमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बदलाव को लेकर सुझाव भेजने का आखिरी दिन होगा 6 जुलाई यानी कि मंगलवार का दिन। एफओएमसी बैठक के मिनट्स जो हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। जो एफओएमसी मीटिंग थी उनके मिनट्स जो हैं वो मंगलवार के दिन जारी होंगे। 7 जुलाई क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड जिसका 880 से 900 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसी दिन जीआर इंफ्रा का आईपीओ भी खुलेगा और जिसका प्राइस बैंड 828 से 837 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 9 जुलाई के दिन एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज की एजीएम होने जा रही है और इस दिन जो 7 जुलाई को दोनों आईपीओ खुले थे यानी कि जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज दोनों ही आईपीओ बंद होते हुए दिखेंगे। तो ये पूरे हफ्ते के लिए ट्रिगर्स जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरे हफ्ते के ट्रिगर्स हमने समझे और आइए अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है शो में आपका। सोमवार के लिए कौन सी ऑप्शन की रणनीति लेकर आए हैं आज? जी स्वाति जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का नमस्ते। डॉक्टर रेड्डी और इन्फोसिस दो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको मैं लेकर आया हूँ। बिग स्टॉक हैं और दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो आज खास बढ़कर बंद नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं आपको सस्ते ही मिलेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी की मेरी सलाह कि 5600 की कॉल आप लें 111 पे, स्टॉप लॉस रखिए 90 रुपए का, टारगेट 150 का। और जहां तक इन्फोसिस की बात है वो आप 1600 की कॉल ले सकते हैं 29 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखिए 22 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा 45। और मैं जब तक यहाँ पे लद्दाख में छुट्टियां मनाता हूँ, आप सबको एक हैप्पी वीकेंड और आपके सभी दर्शकों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत ही शुभदायक हो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि सोमवार के बाजार के लिए क्या रखनी है आपको विशेष स्ट्रैटेजी, और साथ ही बाजार के लिए अहम संकेत कहां से आएंगे। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में थे, यानी कि अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होगा इसका ठीक आइडिया नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में आने वाले आज रोजगार के अहम आंकड़े और उसके दम पर अमेरिकी बाजार बड़ा एक्शन दिखा सकते हैं। एक दूसरी बात यह भी कि सोमवार को अमेरिकी बाजारों में है छुट्टी, तो 3 दिनों का लंबा वीकेंड हो गया, तो इसलिए भी है ना डाउ फ्यूचर्स बहुत साफ तस्वीर नहीं दिखा रहे। तो देखते हैं कैसा आज बड़े आंकड़ों के दिन वाला एक्शन अमेरिका में रहता है। सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स तो देखेंगे, लेकिन चूंकि सोमवार को बाजार बंद है तो ग्लोबल संकेत आपके थोड़े लिमिटेड होंगे सोमवार की सुबह हमारे पास में। अब हमारे अपने संकेत है, तो हमारे अपने संकेतों में हमें क्या देखना है। एक, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बाजार रुके, अच्छी बात है। ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी हुई, ये दूसरी अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता की बात भारतीय बाजारों की जिसकी वजह से पिछले 4 दिन खराब रहे, वो एफआईएस की बिकवाली है। तो आज देखते हैं एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े कैसे होते हैं, वो बाजार का आगे का डायरेक्शन तय करेंगे। अब जो सपोर्ट है वो 15,600 15,650 की रेंज में है। ऊपर रुकावट जो है वो 15,850 15,900 की रेंज में। तो इस 300 पॉइंट की रेंज को बाजार को ट्रेड करना है। बेसिकली ये सिंपल सिस्टम है। न 15,600 के नीचे आसानी से जाने को तैयार है, न 15,900 को आसानी से पार करने को तैयार है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी और छोटी रेंज है, 34,500 34,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। ऊपर में 35,000 35,200 300
रुकावट की रेंज बनती हुई दिख रही है। तो देखते हैं इस रेंज के किस तरफ बाहर निकलता है। लेकिन इसके बीच में एक अच्छी बात जो आज भी दिखी और जो सोमवार और अगले हफ्ते फिर से दिखेगी, वो है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन, कैश मार्केट के स्टॉक्स का एक्शन, भरपूर एक्शन फिर से आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है, पैसे की कमी नहीं है और अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स तैयार हैं। तो अगले हफ्ते के लिए फिर से थीम कैश मार्केट के स्टॉक्स की रहेगी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की रहेगी और उसके लिए आप तैयार होकर आइए। तो इंडेक्स कहीं भी जाए ना जाए, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगले हफ्ते भरपूर रहेगा, उसी पर आपको फोकस करना है। तो अगले हफ्ते खास तौर पर सोमवार की स्ट्रैटेजी समझी। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानते हैं। हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए कौन सी विशेष स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आज? देखिए, वैसे सोमवार के लिए हमें लगता है कि मार्केट जो रहेगा वो थोड़ा और बेहतर हो सकता है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग थी, वीकेंड की क्लोजिंग, वो काफी अच्छी थी और हमें लगता है कि और भी यहाँ पे जो मार्केट है वो और गेन्स हुए नजर आएगा। अगर आप देखें तो लगता है फार्मा सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है और ये जो सेक्टर है जो ऑल टाइम हाई में काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि लुपिन लेबोरेटरीज में अच्छी तेजी बन सकती है और लुपिन लेबोरेटरीज के जो 1200 के जो कॉल ऑप्शन है, हम उसे बाय करके चलेंगे। यहाँ पे वो 17 रुपए के करीब हमें मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना है 12 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे हम 30 से लेकर 32 रुपए के। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो मेटल सेक्टर है वो डाउन था, उसमें वीकनेस थी, लेकिन अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर चलने वाला है तो उसमें हमें एक बाउंस बैक देखने मिलेगा और इसी वजह से जो टाटा स्टील के जो 1180 के जो कॉल ऑप्शंस है जो तकरीबन हमें मिल रहे हैं 26 रुपए के करीब, 25 से 26 रुपए के करीब, वहां पे हम लॉन्ग करने की राय रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे 40 रुपए के। स्टॉप लॉस हमें रखना है 19 रुपए का। जी मन सिंह, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अंत में संदीप जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। लास्ट वीक भी जो मैंने लॉन्ग टर्म पिक दी थी वो थी टेस्टी बाय डिटेबल्स और वहां की जो सक्सेस देखी मैंने, उसके बाद और मोटिवेटेड हो गया कि मैं एफएमसीजी और एमएनसी कंपनी को रेकमेंड करूं। पिछली बार 15,300 में उस स्टॉक को दिया था, 17,600 पहुंचा और 17,850 का टारगेट था। अब वही इस बार जो स्टॉक लाए हुआ है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, और ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि सबको पता है और जबरदस्त एक क्वालिटी एमएनसी कंपनी है। पैम्पर्स, एरियल, टाइड, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, ओरल बी, विस्पर, ये सारी ब्रांड्स ये कंपनी मार्केट करती है और बनाती है। तो एक जबरदस्त क्वालिटी एमएनसी कंपनी। सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन एज कंपेयर टू अदर्स कोई बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है और जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी। इस बार टीटीएम बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो हाईएस्ट एवर पैट, मतलब 700 करोड़ का पैट कंपनी का था और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 59-60 के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी 42% के लगभग और छोटी इक्विटी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।